रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले सरायकेला और गुमला के डीसी। एक्सीलेंस अवार्ड के लिए सीएम ने दी बधाई, कहा सर्वगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पटना में जनसुराज के सूत्रधार पीके ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस को बताया आरजेडी का झोला ढोने वाली पार्टी। हजारीबाग के स्कूलों में वसूली जा रही मनमानी फीस, अभिभावकों के बीच में दिखी खासा नाराजगी। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से की शिकायत। रांची में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2 दिन से जीडीपी विहीन झारखंड सरकार, राज्य में अविलंब डीजीपी नियुक्ति की उठाई मांग। मोकामा में 9 दिवसीय भगवान परशुराम महोत्सव आयोजित। पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने की शिरकत। भगवान परशुराम की पूजा करके लिया आशीर्वाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सरायकेला खरसवा जिला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, गुमला जिला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर सीएम ने उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी सम्मानित किए जाने के लिए बधाई दी है। सीएम ने कहा कि राज्य के सर्वगीण विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में समाज के अंतिम व्यक्ति तक जनहित से जुड़ी योजनाओं को पहुंचाने में आप जैसे अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। सरायकेला, खरसवा और गुमला जिले में मिले इस सम्मान से पूरा राज्य गौरवान्वित हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में झारखंड विकास योजनाओं के बेहतर और सफल क्रियान्वयन में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। और विदित हो कि 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली और नवोन्मेषी क्रियान्वयन के लिए सरायकेला खरसवा जिला के गम्हरिया प्रखंड को पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त करने के लिए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, गुमला जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को नवाचार पहलों और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के साथ में सम्मानित किया है। जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार के फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। लंबे समय से लंबित इस मांग को राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से उठाने का श्रेय जो है वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिया जा रहा है। 1931 के बाद ये पहली बार होगा जब भारत में जातिगत आधार पर जनगणना होगी। राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि जब तक समाज की जनसंख्या संरचना का स्पष्ट आंकड़ा नहीं होगा तब तक समान अवसर और अधिकार संभव नहीं है। उन्होंने इसे एक नैतिक और संवैधानिक मुद्दा बनाकर युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों के बीच में व्यापक समर्थन जुटाया है। बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों में जातिगत जनगणना के सकारात्मक परिणामों ने इसकी उपयोगिता को सिद्ध किया है। जन दबाव और तार्किक मांगों के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। कांग्रेस ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र और समावेशिता की दिशा में मील का पत्थर बताया है। जातिगत जनगणना के लिए भारत सरकार तैयार हो गई है। इसी के समर्थन में हम लोग यह प्रेस वार्ता कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाव में, कांग्रेस के दबाव में, आदरणीय राहुल गांधी जी के दबाव में करने के लिए बाध्य हुई है। 11 वर्षों से यह कोशिश सारे पिछड़े जातियां के लोग, सभी दल के लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन अहंकार भाजपा की यह नहीं करने दे रही थी। लेकिन आदरणीय राहुल जी का पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, पिछड़े पूरे देश के लोगों को संगठित करने की मुहिम और सामाजिक न्याय और उनका हक दिलाने के लिए जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की, उसी का प्रतिफल है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लालू जी जो को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार 1995 में जिताया। एक बार पशुपालन घोटाला की बात सामने आ गई, जंगल राज की बात उठी, लोगों को अपहरण, रंगदारी जो कि जंगल राज दिखा। उसके बाद आज तक बिहार में आरजेडी जीत नहीं पाई है।
वहीं वे नीतीश कुमार की जेडीयू पर भी हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने एक बार फिर से 2010 में 117 सीट जिताई थी, उसके बाद आज तक मेजोरिटी के करीब नहीं पहुंची है। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है। बिहार में कांग्रेस सिर्फ लालू की आरजेडी का झोला ढोने वाली पार्टी है। महागठबंधन में कांग्रेस की कोई ताकत नहीं है। दिल्ली में चंद सांसदों के लालच में उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले कर दिया। इतना ही विनम्र गुजारिश, लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार 1995 में बिहार में जिताया। एक बार पशुपालन घोटाला का बात सामने आ गया, जंगल राज की बात उठी, लोगों को अपहरण, रंगदारी और जो जंगल राज दिखा, उसके बाद से आज तक लालू जी और उनकी पार्टी बिहार जीत नहीं पाई है। और नीतीश कुमार सुन तो लो भाई, नीतीश कुमार को भी बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार 117 सीट जिताया, जो 2010 था। उसके बाद आज तक नीतीश कुमार को कभी बिहार की जनता ने मेजोरिटी के करीब नहीं रखा। 42 विधायक दिया है, लेकिन जनता कुछ भी करे उसके बाद जोड़ तोड़ करके आप सरकार में बैठ जाते हैं, बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जनता ने आपको सपोर्ट किया है। वैसे तो झारखंड में एक बार एक इंडिपेंडेंट विधायक मुख्यमंत्री हो गए। देश में आपने देखा देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजरात प्रधानमंत्री हो गए, तो क्या उनको पूरे देश की जनता ने वोट दिया था? वोट अलग बात है, जनता का समर्थन एक अलग बात है। राजद वाले अभी नया नया जगह है, कह रहे हैं कि हम लोग पारसी समाज को के दाढ़ी को इससे अलग कर देंगे। कोई पत्रकार ये नहीं पूछा कि जब शराबबंदी लागू किया गया था 2016 में, तो आप कहां थे? आप शराबबंदी कानून बनाने के समय खुद उस सरकार में डिप्टी सीएम थे। और मान लीजिए कि उसके बाद आपको समझ में आया कि पारसी समाज के साथ गलती हो रहा है, तो अभी फिर 1.5 वर्ष आप डिप्टी सीएम थे, फिर उस समय सुधार देते। तो अभी चुनाव आया तो बापू सभागार में लबड़ी लेकर खड़ा होकर पारसी समाज को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे कि इसको हटा देंगे। जब सरकार में से तो नहीं दिख रहा था ये बात। तो जो भी सरकार में नहीं रहता है कहता है कि शराब का माफिया है, और जैसे ही सरकार में जाता है कहता नहीं यही ठीक है। स्कूलों की ओर से हर साल मनमाने ढंग से वसूली जा रही फीस को लेकर अभिभावकों के बीच में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई स्कूलों की ओर से एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट फीस और फैसिलिटी शुल्क आदि के नाम पर अतिरिक्त धन वसूला जा रहा है, जिसका कोई स्पष्ट औचित्य या फिर विवरण नहीं दिया जाता। स्थानीय अभिभावक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस एक तरफा और शोषणकारी रवैये के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उनका कहना है कि शिक्षा को एक सेवा की बजाय व्यापार बना दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग के अभिभावक भारी आर्थिक दबाव में आ गए हैं। स्कूल प्रशासन एनुअल फीस में हर साल 10% से 40% तक की बढ़ोतरी कर देता है। फीस की कोई पारदर्शिता नहीं है और बिना किसी सेवा का लाभ लिए शुल्क लिया जाता है। फीस ना भरने पर बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है या फिर कक्षाओं से बाहर कर दिया जाता है। और इस मुद्दे को लेकर कई अभिभावकों ने शिक्षा विभाग में शिकायत दर्ज कराई है और कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी किए गए हैं। रूप से पैसा रीएडमिशन अलग अलग चार्ज पर लिया जा रहा। सरकार खाली कह रही कि मेरा नीति ये है, नियम ये है। डीसी साहब का कोई सा ज्ञान लेने का ताकत नहीं है। क्या कर रही है यहाँ पर एनएलसी साइड मैडम, जो यहाँ सभी स्कूल का मनमानी रूप से लिया जा रहा। सरकार का जो रवैया है कुछ इस पर नहीं लिया जा रहा एक्शन। प्राइवेट स्कूल ठीक है, वो अपनी पढ़ाई को उन्नत बनाने के लिए अपना काम वो कर रहे हैं। जैसा वो कहते हैं कि हम पढ़ाई अच्छी देना चाहते हैं इसलिए हम फीस वगैरह बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फीस बढ़ाना अभिभावकों के लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं गाइडलाइन लेना चाहिए कि भाई इसमें किस तरह फीस बढ़ोतरी को रोका जा सके। ये अत्यधिक फीस बढ़ोतरी हो रही है, वह बोझ नहीं बन जाए। सरकार कोशिश करती है, पेपर में हम पढ़ते हैं कि सरकार कुछ कर रही है, लेकिन धरातल में कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन इसलिए मेरा सोच करता है कि कम से कम इस पे एक नियम कानून बनना चाहिए कि किस हद तक हम बढ़ाएंगे, कहां तक बढ़ाएंगे और क्या लेना सही है और क्या लेना गलत है। एक गाइडलाइन सरकार की तरफ से जरूर बनना चाहिए, जिसमें मेरे को लग रहा है बहुत देरी है। ये कुछ शिकायतें हमें मिली हैं कि कुछ स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की फीस को लेकर और उनके एनुअल जो रेनोवेशन उसको लेकर कुछ स्कूल्स में शिकायत आ रही है। शिक्षा विभाग ने भी एक पत्र जारी किया है अभी, जिसमें उन लोगों ने एक कमेटी गठन करके इस पूरे चीज को जिला स्तर से जांच करने की भी बात कही है।
तो हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक के माध्यम से इसकी जांच भी करा रहे हैं। कमेटी का भी गठन हो गया है और जल्दी हम लोग इस पर जो भी नेसेसरी एक्शन है वो लेंगे। अगर रोक लगाया जा रहा है तो इन लोगों ने अपना सिस्टम बदल दिया, उसको दूसरे तरह से दूसरे रूप में ले रहे हैं। मैं सारे प्राइवेट स्कूलों को एक बार चारों उपायुक्त महोदय के माध्यम से उनको एक बार बैठक करें और स्पष्ट दिशा निर्देश लेंगे कि ये होना चाहिए, रही होगा। और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं फिर उनके हम लोग संज्ञान में देंगे, ये हो रहा है, इसको किस तरह से रोक लगाएंगे, इसको रुकना चाहिए। बहुत बुरी स्थिति है जब आप शिक्षा और स्वास्थ्य खास करके अगर कॉर्पोरेट हो जाएगा तो ये दोनों चीज पे कुछ सेवा भाव होना चाहिए। जिस तरह से इसमें व्यवसायीकरण होगा उस पर कहीं न कहीं लगाम लगना चाहिए, ये मेरा सोचना है, पूरे जनता को सोचना है। बच्चों को इतना लग्जरी न बनाए, उचित शिक्षा दे, अच्छा माहौल दे, अच्छे शिक्षक दे, अच्छा बाथरूम दे, बस इतना ही करना है। आप लग्जरी क्यों बना रहे हैं शिक्षा को? प्राइवेट स्कूल की मनमानी करें, सरकार उस पर रोक भी लगा रही है। कुछ हम उसके पीछे बताएंगे कि बेरमो में भी ऐसा घटना घटा था। सरकार का एक उसमें आया है कि कोई भी रीएडमिशन हो तो रीएडमिशन का चार्ज न लिया जाए, लेकिन स्कूल वाले क्या करें, रीएडमिशन को हटा करके कुछ अदर सोर्सेस में स्कूल डेवलपमेंट फलाना तो इस चीज को दिखा करके चार्ज उतना ही ले रहे हैं। उसके किसी प्रकार का रोक नहीं लगा। मैं चाहूंगा कि प्रशासन और सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे और जो सरकार का दिशा निर्देश है उसको लागू करवाने के लिए हर स्कूल को प्रतिबद्ध करें। झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2 दिनों से झारखंड संवैधानिक रूप से डीजीपी विहीन राज्य है। इतना ही नहीं, झारखंड में एसीबी, सीआईडी और पुलिस सभी के डीजीपी का पद रिक्त है। साथ ही ये भी कहा कि अनुराग गुप्ता की ओर से दिए जा रहे निर्णय गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में पूरी तरीके से असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि आईपीएस ऑफिसर जिस पर भ्रष्टाचार, पक्षपात, फ्रॉड का आरोप हो, कोई भी सरकार अपने राज्य और जनता की सुरक्षा उसके हवाले कैसे कर सकती है। मरांडी ने कहा कि 1990 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता के ऊपर आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है। मरांडी ने भी अविलंब राज्य में डीजीपी नियुक्त करने की मांग की है। कर सकते हैं पिछले 2 दिनों से झारखंड में बीजेपी विहीन हमें लगता है कि देश में झारखंड ही एकमात्र पहला राज्य है जहां बिना डीजे के चलता और डीजे के ऊपर भी एक जिम्मेवारी थी, उससे एक पुलिस विभाग के भी थे, सीआईडी के भी थे, एसीबी के भी थे। तो एक प्रकार से ये जो राज्य में पुलिस कप्तान विहीन प्रदेश हुआ। बिहार में नीतीश की शराबबंदी को लेकर आशा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय केसरी ने सवाल खड़ा किया है। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि सुशासन सपोषित शराबबंदी जब से हो गई है तब से शराबबंदी की आड़ में हर तरह के अपराध हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये साबित हो गया है कि अब अगर आपको कहीं कोई शराब नहीं मिल पा रही है तो आपको शराब पीने की तीव्र इच्छा है। जो नजदीकी थानों से संपर्क करें, आपको शराब मुहैया कराए जाने का आरोप लगाया है। कहां सुशासन संपोषित शराबबंदी जब से हो गया है तब से यह शराबबंदी की आड़ में हर तरह के अपराध हो रहे हैं। यह साबित हो गया है कि अब अगर आपको कहीं कोई शराब नहीं मिल पा रहा और आपको शराब पीने की तीव्र इच्छा है तो आप नजदीकी थानों से संपर्क करें, आपको शराब मुहैया करा दी जाएगी। लोग जो ऐसा चर्चा कर रहे हैं इसके पीछे कहीं न कहीं वास्तविकता तो है कि मैं आपको अपने बारे में एक घटना बता दूं। नीतीश जी जब मुंगेर आते हैं तो हमको गिरफ्तार कर लिया जाता है एहतियातन कि संजय केसरी बाहर रहेगा तो मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हंगामा करेगा। एक थाने में हम गिरफ्तार करके ले जाए गए। वहां हमसे पूछा गया कि संजय जी आप कौन सा ब्रांड का लेते हैं। तो यह समझिए यह घटना कितना गंभीर घटना है। हम बोले कहां से आप लाइएगा, यहां तो शराबबंदी है। बोला कि शराब हम पकड़ते हैं, हम कहां से लाएंगे।
लखीसराय जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 2 से 4 मई 2025 तक पर्यटन संगोष्ठी और विरासत बिहार का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन जिले की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत को जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कई संगोष्ठियां, विशेषज्ञ व्याख्यानों और विरासत स्थलों के भ्रमण का आयोजन किया जाएगा। देश भर से आने वाले इतिहासकार, पुरातत्वविद और पर्यटन विशेषज्ञ, शोधार्थी और पत्रकार लखीसराय की अनदेखी धरोहरों और पर्यटन की संभावनाओं का मंथन करेंगे। लाली पहाड़ी, अशोकधाम और ज्वलपा स्थान, श्रृंखी, ऋषिधाम, मोरवे डैम और घोशी कुंडी जैसे स्थलों की ऐतिहासिक महत्ता को भी उजागर करने के साथ साथ जिले को धार्मिक, सांस्कृतिक और साहसिक पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में ठोस सुझाव और योजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी। देखिए, जिला प्रशासन से एक हम लोगों ने पहल की शुरुआत की है। जैसा कि मुझे बताया गया कि लखीसराय एक बहुत ही पुरातात्विक स्थल है और हम लोगों ने पिछले 6-7 महीनों में देखा इस चीज को कि जगह जगह पर यहाँ पर मूर्तियां हैं, जगह जगह पर मंदिर है, प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं और विशेष रूप से बुद्धिज्म का और वज्रयान बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा यहाँ प्रमाण मिलता है। इसको लेकर लोगों में एक मान्यता भी है कि लाली पहाड़ी के ऊपर एक अच्छा जगह था जहाँ पे महिलाएं बिछुड़ियां साधना किया करती थी। टेक्स्ट में लिखा हुआ कि भगवान बुद्ध स्वयं 3 साल यहाँ पर घोशी कुंडी में प्रवास किए। तो ऐसे स्थल के बारे में जहाँ पर बुद्धिज्म के इतने अच्छे प्रमाण हो और इतने अच्छे वहाँ पे मंदिर हो, मूर्तिकला का केंद्र रहा हो, तो आवश्यक है कि उस पुरातत्व को पर्यटन से जोड़ा जाए। तो हम लोगों ने इसी के लिए 3 दिनों का एक सेमिनार जो पर्यटन के ऊपर है और साथ ही साथ एक हेरिटेज वॉक इसका आयोजन किया है, जिसमें सभी लोग हम लोगों ने निमंत्रित किया है जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। सिंगारपुर है, फिर धनौड़ी का पोखर बहुत बड़ा चीज है और उस सबसे बड़ा है पूरे जिसको ये लोग ओडियाना बोलते हैं। और ये जो सारा जो टिबेटन धर्म है, बुद्धिस्ट धर्म है, ये 2-3 भाग में बटा हुआ है। एक भाग है पद्म संभव का, जिसको हम लोग गोविंद बाबा के नाम से जानते हैं, वो है बालगुदर से उड़ेन तक। फिर आपका दलाई लामा का जो जितना भी गुरु सब है वो उड़ेन से लेके धरारा तक ये उनका गुरु सबका ये जन्म स्थान और कर्म स्थान, और प्लस थोड़ा सा आपका ये सिकंदरा में करीब ये सब लगा के 65 गांव, उसमें आपका तेतरहट भी है, फिर गुनसागर भी है, फिर सटसंडा भी है। तो ये सारा गांव सब इस कहानी में इन्वॉल्व है। हम लोग बोधगया भी गया, वो म्यूजियम भी देखा। हमारे लिए तो ये एकदम पूजनीय है, सैक्रेड है। तो जो भी बुद्धिस्ट है उसको जरूर एक बार आना चाहिए, इधर लखीसराय को देखना चाहिए। यहाँ आके देखने से उसको पता लग जाएगा कि ये जरूर कोई हिस्टोरिकल बुद्धिस्ट साइट ही है इधर। कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर अभी आए हैं हमारा भूटान से, सिक्किम से आया हुआ है, भूटान से, डोर से, वेस्ट बंगाल से यहाँ इकट्ठे हुए। अभी शॉर्ट नोटिस में हुआ, फिर भी इतना लोग आने के लिए उत्साहित था, तो जितना समेट सका हमने वो लेके आए इधर। और जिस हिसाब से अभी जो हम लोग को बताया जा रहा है, बहुत ताज्जुब का बात, हम लोग बहुत खुश हैं इसमें, क्योंकि हम लोग का बुद्धिस्ट बने के नाते हम लोग का लखीसराय का जो बुद्धिस्ट का जो बैकग्राउंड हम लोग को नहीं मालूम था। लेकिन अभी हम लोग जो आए हैं सिक्किम से, जैसे मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, मेरा टीम दार्जिलिंग, डुवर्स, तराई, भूटान बॉर्डर से लेकर वहाँ पे हम लोग का खरसेन है ना, जो दार्जिलिंग इलाके से हम लोग आए हैं। हम लोग वहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं। हम लोग जब अभी जो गुरु पद्मा संबाबा का जो बात चल रहा है कि हम लोग का लखीसराय जो बिहार में हम लोग का जो बहुत बड़ा हिसाब से हम लोग मानते हैं पद्मा संबाबा, हम लोग अपना भाषा हिमालयन भाषा में गुरु रिम्पोछे बोलते हैं, तो हम लोग बहुत बड़े हिसाब से मानते हैं। देखिए,
बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने आयोजित 9 दिवसीय भगवान परशुराम राजकीय महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर पूर्व कानून मंत्री ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की, प्रदेश में अमन चैन की कामना की और पंडित रविंद्र पांडे साथ ही पवन पांडे की टीम ने कार्तिकेय सिंह को वैदिक रीति रिवाज से पूजा कराई। इसके पूर्व मोकामा के परशुराम मंदिर पहुंचे पूर्व कानून मंत्री का परशुराम सेवा समिति के सदस्यों में कुमकुम सिंह और राजेश सिंह ने जोरदार स्वागत किया। पूर्व कानून मंत्री के साथ साथ लूखो सिंह और समर्थकों की भारी भीड़ भी मौजूद रही। बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने 9 दिवसीय भगवान परशुराम राजकीय महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर पूर्व कानून मंत्री ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना भी की है और साथ ही प्रदेश में अमन चैन की कामना की। पंडित रविंद्र पांडे और पवन पांडे की टीम मौके पर पहुंचे। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज ऑफ अस्पताल परिसर में लाखों की लागत से लगाई गई स्वास्थ्य सूचना कोइस मशीन खराब पड़ी हुई है। आपको यह भी बताते चले कि मशीन पिछले 6 महीनों से स्टोर रूम में थी और 2 महीने पहले उचित स्थान पर लगाई गई ताकि मरीज और उनके परिजनों को सही जानकारी मिल सके, लेकिन जब से मशीन लगाई गई है तब से मशीन विफल है। स्वास्थ्य सूचना KIOS मशीन का जायजा लेने के लिए पहुंचे हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल। देखिए आप। हजारीबाग की बात करें और हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज ऑफ अस्पताल परिसर में है और आप ये देख सकते हैं, ये स्वास्थ्य संबंधी सूचना के लिए मशीन लगाया गया है। ये मशीन पिछले 6 महीने से यहाँ के स्टोर रूम में था। अब इधर 2 महीने से ये इसी तरीके से स्टैचू के रूप में खड़ा है जो बिल्कुल बंद है और आप ये देख सकते हैं लाखों की लागत है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र के तमाम यहाँ के लोग आते हैं, मरीज आते हैं, उनके परिजन आते हैं, काफी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि कौन सी दवाई कहाँ पे मिलेगी, कौन से डॉक्टर कहाँ बैठेंगे। लेकिन ये मशीन देखकर आपको लग रहा है सिर्फ और सिर्फ ये नगारद है, स्टैचू है। लोग हमारे साथ है, क्या कहेंगे, कब लगा है बोलना चाह रहे हैं सर। तो मान लीजिए ये इस प्रकार का अगर सुविधा दिया गया और लोग सब उपलब्ध खा नहीं पा रहे हैं और बंद पड़ा हुआ, तो फिर ऐसा सुविधा का क्या लाभ। इसलिए ऐसा कार्रवाई हो कि जल्द से जल्द ये शुरू हो, जिससे आम पब्लिक को सुविधा मिल सके कि कहाँ पे क्या होता है, ये प्रोसेस को पता करना। तो इसे जल्द से जल्द क्या कहेंगे। ये लगभग 2 महीना से ये पड़ा हुआ है इसी तरह और ये बहुत पहले ही आया था 6 महीने के आसपास। तो मेरा कहना ये है कि ये जब हमारी बात हुई ऑफिस में ये सारी चीज़ हुई कि हमें कंटिन्यू जब मीटिंग की, तो हम लोगों का काम है कि जो मरीज और डॉक्टर के बीच की जो फासला है उसको एक मेंटेन करके चले, लोगों को सुविधा जल्द से जल्द मिले। हमारे माननीय विधायक जी हम लोग को इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हम लोग काफ़ी दिन भी गए, 2 बार 3 बार भी गए, फोन कॉल पर भी बात हुई सारे अधिकारी से कि क्यों नहीं चालू है। तो उनका कहना है कि ये मशीन में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। फिर जब अभी सिविल सर्जन से कुछ दिन पहले वाली बात हुई तो उनका कहना है कि हम मेन पावर को सौंप दिए हैं और नॉर्मल इसमें नहीं। क्योंकि देखिए एक सवाल उठता है, 6 महीना पूर्व ये स्टोर रूम में था, बिना 2 महीना पूर्व यहाँ लगा और जब से लगा ये बिल्कुल खराब था। तो क्या कुछ कारण है यहाँ के अधीक्षक क्या कह रहे हैं, सिविल सर्जन क्या कह रहे हैं। सिविल सर्जन का कहना है कि मेन पावर को दे दिए, मेन पावर उनके नजर में मेन पावर को दे दिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये मशीन जो दिए आप लगाए हैं तो इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। जो डॉक्टर आ रहे कहाँ आ रहे पब्लिक को, ये मान लीजिए लाख रुपए का ऊपर का मशीन है तो इतना पैसा लगा के हॉस्पिटल में लगा हुआ है, जब फायदा पब्लिक को मिल नहीं रहा है तो क्यों वेस्ट करना है। इधर सबसे लगा है कुछ आपकी डिस्प्ले वगैरह बताया, इसके लिए कुछ आया? 1 से 2 दिन डिस्प्ले में ब्लू स्क्रीन आ रहा था, उसको मैंने खुद आके चेक किया तो उसमें दिख नहीं रहा था क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था। और इसमें एक डोंगर लगता है, वो डोंगर भी नहीं लगा। जब हम अभी लगभग 1 सप्ताह पहले गए थे सिविल सर्जन के पास बात करने, सर बोले ये बात की इसमें नेट कनेक्ट नहीं है, नेट कनेक्शन नहीं है, अपडेट नहीं। तो 2 महीना हो गया, तो जब 1 साल के बाद हो गया, 1 साल के बाद चालू होगा तो बोलेगा कभी चार्ट टूट गया, ये टूट गया। ये तो मान लीजिए स्विच भी ऑन है, आप देख सकते हैं उधर स्विच भी ऑन है।
फिर भी इसमें करंट नहीं आ रहा। क्योंकि आप संजीवनी सेवा चोटी से है तो आपके पास भी मरीज या मरीज के परिजन लगाते होंगे, तो अगर ये रहता तो इसका सुविधा लाभ आप भी प्राप्त कर सकते थे, मरीजों को बता सकते थे। एकदम बता सकते थे। आप लोग मेरे से आगे पूछते भी है कि मशीन लगा हुआ है सर, वो किस चीज के लिए, जो मतलब थोड़ा सा कम पड़े जैसे से बताते हैं। तो लेकिन ये अगर रहता तो लोग को सुविधा मिलता, कौन डॉक्टर कहाँ बैठते हैं, कहाँ पे क्या इलाज होगा। और ये मशीन न्यू ओपीडी में भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है पुराना बिल्डिंग में, और इमरजेंसी वार्ड में लगा हुआ है। ये आलम है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में निर्माण संबंधी सूचना। ये जो मशीन लगा है लंबा चौड़ा, पिछले कई दिनों से महीनों से खराब पड़ा है। लोगों में तो रोज है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग आते हैं घूमते रहते हैं, मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अब ये भीड़ जो आप देख लीजिए, लोगों को जानकारी का अभाव रहता है, कौन से डॉक्टर कहाँ बैठे हैं, मरीज के परिजन इधर रहते हैं। जयसवाल की मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी जी लगातार 24/7 यहाँ की सेवा में लगातार लगे रहते हैं। सेवा क्योंकि पिछले कई महीनों से चल रहा है, विधायक प्रदीप प्रसाद के सौजन्य से वहाँ लोग मांगते रहते हैं, बता पाते हैं। लेकिन अगर ये मशीन चलता रहता तो और भी बेहतर सुविधा लोगों को प्राप्त होती है। मशीन यहाँ खराब हुआ है, अगर चलता रहता तो बेहतर सुविधा प्राप्त होती है। अगर सरकार की बात है, आपको तो सुविधा मिलता प्राप्त होता, और प्राप्त जैसे अभी जैसे मशीन खराब है, जिसके कारण से आने में बहुत तकलीफें परेशानी करनी पड़ती है। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आम पब्लिक लोग का भीड़ है, यहाँ का जो व्यवस्था देख पा रहे हैं बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में है। हमको तो नहीं लग रहा है कि जैसे मतलब स्वभाव पर किया हुआ व्यवस्था ऐसा करना चाहिए। देख रहे हैं कि लोगों का तादाद ज्यादा है और एक ओपीडी से काम चल रहा है, इसमें भी कुछ सुधार होने का बहुत जरूरी है। फिर बिल्कुल स्वाभाविक सी बात, अब देखना लाजमी होगा ये मशीन कब बंद कर ठीक होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रमुख खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।